नमस्कार, स्वागत है आपका पब्लिक इंडिया पर। मैं हूं नीलू व्यास। अब आप ये सोचिए कि G7 समिट में कितना कम टाइम बचा है। 15 से 17 जून को G7 समिट है कनाडा के एल्बर्टा प्रोविंस में। वहां पर डोनाल्ड ट्रंप भी पहुंचेंगे, वहां पर मोदी जी भी जाएंगे। और डोनाल्ड ट्रंप लगातार मोदी जी की बेइज्जती कर रहे हैं, भारत की लगातार बेइज्जती कर रहे हैं। और आज उसका एक और हमें नमूना मिला, और वो नमूना इसलिए है क्योंकि उस खबर पर आपका मैं ध्यान दिलाना चाहती हूं। उस खबर का शीर्षक है, सुनिएगा बहुत ध्यान से, यूएस नीड्स टाइज विद बोथ इंडिया एंड फिनोमिनल पार्टनर पाकिस्तान, सेज टॉप यूएस जनरल। हर वेबसाइट ने आज इस खबर को रिपोर्ट किया है और उसमें यही लिखा है कि यूएस नीड्स टू हैव अ रिलेशनशिप विद बोथ इंडिया एंड पाकिस्तान बिकॉज ऑफ द पाकिस्तानी मिलिट्रीज रोल in countering the threat from Islamic State Khorasan province, and this has been said by top American general. अब ये जो बयान है, भारत में भारत के प्रधानमंत्री या भारत के विदेश मंत्री इस बयान को पचा नहीं पाएंगे। यूएस के जो सेंट्रल कमांड चीफ है जनरल माइकल कुरेला, उन्होंने अगर पाकिस्तान को एक फिनोमिनल पार्टनर के रूप में बताया है तो जाहिर सी बात है कि भारत की ये बेइज्जती है। भारत के कंसर्न्स को एड्रेस नहीं किया है अमेरिका ने, और मोदी जी इस पर चुप है। मोदी जी सीज फायर पर भी चुप थे और मोदी जी इस बयान पर भी चुप रहेंगे, लेकिन मोदी जी G7 में जरूर जाएंगे। और ये सब तब हो रहा है जब डोनाल्ड ट्रंप पूरी तरह से इस समय अमेरिका में घिरे हुए हैं। मैं पूरी खबर का आपको सीक्वेंस बताती हूँ, क्योंकि आज दो इश्यूज है जो हम डिस्कस करेंगे इस कार्यक्रम में, कि डोनाल्ड ट्रंप एक तरफ से घेरे जा रहे हैं क्योंकि 14 जून जिस दिन डोनाल्ड ट्रंप का जन्मदिन है, वहां पर 50-51 प्रोटेस्ट शुरू हो रहा है। अब आप सोच रहे होंगे ये 50-51 प्रोटेस्ट क्या है। 50-51 जो प्रोटेस्ट है, इस प्रोटेस्ट के बारे में ये कहा जा रहा है कि इस प्रोटेस्ट को कई सिविल सोसाइटी के ग्रुप्स, 50 जो अमेरिका के स्टेट्स हैं, वहां पर ये प्रोटेस्ट होगा और इसका नाम है नो किंग्स रैलीज। नो किंग्स रैलीज इसका शीर्षक है। नो किंग्स रैलीज अमेरिका के 50 स्टेट्स में होंगी। 50 प्रोटेस्ट, 50 स्टेट्स एंड 1 मूवमेंट। ट्रंप के खिलाफ ये मूवमेंट खड़ा हो रहा है। इसका नाम है नो किंग्स एंटी ट्रंप प्रोटेस्ट, और उसके लोकेशंस का मैप वगैरह भी आया है। और बहुत सारे जगह में, मॉन्टगोमरी अलाबामा, होमर अलास्का, फीनिक्स एरिजोना, लिटिल रॉक आर्कांसस, सैन डिएगो कैलिफोर्निया, बोल्डर कोलोराडो, ये लंबी लिस्ट है। 50 ऐसे स्टेट्स हैं जहां पर ट्रंप के खिलाफ इस तरीके का विरोध प्रदर्शन शुरू हो रहा है। तो दो चीजें हैं, मोदी जी को यह समझना है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप का वर्चस्व हो रहा है, क्या मोदी जी इसलिए चुप है, क्या मोदी जी को यह दिख रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ जिस तरीके से उनका घिराव हो रहा है, जिस तरीके से उनकी नीतिगत फैसलों का घिराव लोग कर रहे हैं, कॉर्पोरेट्स घिराव कर रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं कहीं कि ट्रंप को हटाकर अब कॉर्पोरेट्स अमेरिका के ये चाहते हैं कि जेडी वैंस को राष्ट्रपति बना दिया जाए। हो सकता है मोदी जी बहुत कैलकुलेटिव है, मोदी जी इन सारे चीजों को कैलकुलेट करके चल रहे हो और इस वजह से चुप है। लेकिन जो आज अमेरिका ने तमाचा मारा है, जो यूएस के जो टॉप मिलिट्री जनरल है जिन्होंने ये बात कही है कि यूएस नीड्स इंडिया एंड अमेरिका बोथ, इस बयान को भी हम देखेंगे और इस संदर्भ में ही देखेंगे कि मोदी जी को G7 में जाना है और मोदी जी इस पर क्या बोलेंगे और भारत का अगला रुख क्या होगा। हमारे साथ दो खास मेहमान हैं, डॉक्टर आफ्ताब कंवल पाशा, अंतर्राष्ट्रीय मामलों के एक्सपर्ट और जानकार हमारे साथ हैं, और इंडिपेंडेंट मीडिया एनालिस्ट सिद्धार्थ शर्मा हमारे साथ हैं। आपका भी स्वागत है डॉक्टर पाशा, आपका भी स्वागत है। और डॉक्टर पाशा से शुरू करती हूँ कि डॉक्टर पाशा, पहले तो ये जो खबर है कि जो जनरल माइकल है, यूएस सेंट्रल कमांड के जो चीफ है, उन्होंने पाकिस्तान को एक फिनोमिनल पार्टनर बताया है, भारत की ये कितनी बड़ी बेइज्जती है? जी देखिए, ये जनरल कुरीला सेनेट के आर्म फोर्सेस कमेटी में टेस्टिमोनी दे रहे थे, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग होती है और पूरे कमांड सेंटर्स इंडो पैसिफिक और खासतौर पे सेंट्रल कमांड में इसका रिव्यू होता है कि उनकी कार्रवाई क्या क्या हो रहे हैं, क्या चैलेंजेस हैं, आगे चल के क्या करना है। तो इस सिलसिले में उन्होंने जो बात ऑलरेडी मालूम थी, जिस पे मैं भी काफी अरसे से मैं बोलता आ रहा हूँ कि उनकी स्ट्रैटेजी में इस साउथ एशिया और वेस्ट एशिया में पाकिस्तान अभी भी एक काफी इम्पोर्टेंट मुल्क है,
चाहे वो इस्लामिक स्टेट खुरासान के कंटेनमेंट में हो, या भारत को बैलेंस करना हो, या चीन के खिलाफ, या जो भी टेररिस्ट एक्टिविटीज हैं। तो उन्होंने लंबा चौड़ा जवाब दिया इसमें, जब मेंबर्स उनके साथ पूछताछ कर रहे थे, कि पाकिस्तान भी जो है विक्टिम है टेररिज्म का, और इतने सारे लोग मारे गए हैं, इतने डॉलर मिलियन डॉलर्स खर्च करे हैं, और इंफ्रास्ट्रक्चर इतना हमला में नुकसान हुआ है बोल के, एक तरीके से जो है फिनोमिनल पार्टनर बोलना जो है, ये बहुत ही अनयूजुअल स्टेटमेंट है मिलिट्री जनरल को। जब तक हायर अप्स इसका असेसमेंट शेयर नहीं करते, वो पब्लिकली रिलीज नहीं करते, क्योंकि ये मोस्टली कॉन्फिडेंशियल होता है कुछ चीजें। लेकिन ये खुले आम कहना, ये मेरे ख्याल से बहुत ही खतरनाक स्टेटमेंट है भारत के लिए। और जो डोनाल्ड ट्रंप लगातार 10-12 बार जो बोलते आ रहे हैं कि मैंने सीज फायर कराया भारत और पाकिस्तान की जंग में रोकने के लिए, वरना न्यूक्लियर जंग हो जाती है और लाखों के लोग मर जाते हैं। और उन्होंने इतने बार ही जो है पाकिस्तान को महान देश बोल के बताया, और वहाँ के लीडर्स की भी उन्होंने तारीफ की, सराहा। तो जो पॉलिसी वो हम चाहते थे कि पाकिस्तान को अलग थलग करे, आइसोलेट करे, और उसको फेल्ड स्टेट की तरह प्रेजेंट किया जाए, और स्पॉन्सर ऑफ इंटरनेशनल टेररिज्म, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की जो लेबल हम चाहते थे, वो सबसे हमारा गहरा दोस्त उसको मानने के लिए तैयार नहीं है। बल्कि पाकिस्तान की अब तारीफ हो रही है, सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ही नहीं, उनके मिलिट्री जनरल जो साउथ एशिया और सेंट्रल एशिया और इंडियन ओशन एरिया में कंट्रोल करते हैं, सेंट्रल कमांड कतार से, दोहा से। तो ये चौंकाने वाली बात है। और जैसा कि मैं पहले आपके प्रोग्राम में बताया था, अमेरिका जो है पाकिस्तान को अभी मेजर नाटो अलाई का दर्जा दिया है, जिसके तहत वो इंटेलिजेंस शेयर करते हैं, और काफी खुफिया तौर पे उनकी मिलिट्री के साथ संबंध लगातार बनाए रखे हैं। और ये सिर्फ कवर है उनका कि पाकिस्तान जो है आतंक का शिकार है, और वो इस्लामिक स्टेट के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं, और खुरासान के आतंकवादियों को पकड़ के दे रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि जब आसिफ मुनीर पाकिस्तान के आर्मी चीफ ओहदा संभाले, तो उन्होंने पहला फोन कॉल ये जनरल, अमेरिका के जनरल को किया, और वो बताया कि हम इस्लामिक स्टेट खुरासान के लोगों को, टेररिस्ट को पकड़े हैं, और आप डिफेंस सेक्रेटरी और प्रेसिडेंट को बताइए। तो ये कितना महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं, उससे पता चलता है कि अमेरिका के ताल्लुकात पेंटागन के जो है पाकिस्तानी मिलिट्री और आईएसआई के साथ काफी गहरे हैं, और बहुत कुछ हो रहा है जो हमें पता नहीं है। हम ये बात मान के चल रहे हैं कि अमेरिका हमारा दोस्त है, और हमारी दुश्मनी पाकिस्तान के है, जिसमें अमेरिका हमारा सपोर्ट कर रहा है बोल के। लेकिन असल बात यह है कि पाकिस्तान से भी वो खुफिया तौर पे हम रिलेशंस बाकायदा आसाद, रखे हैं। हम क्या मानकर चले कि हमारा क्या अमेरिका सही मायनों में क्या हमारा दोस्त है? क्या भारत का भला अमेरिका सोच सकता है? और क्या हम अमेरिका के ऊपर पूरी तरीके से भरोसा कर सकते हैं? ये एक बड़ा सवाल है। देखिए, जो भी मैं 4-5 चीजें बताऊंगा, उसके बैकग्राउंड में आपको खुद पता चलेगा कि अमेरिका जो है मुखौटा पहना हुआ है दोस्ती का, और जो कामें कर रहा है वो हमारे हित के खिलाफ है। एक तो जो पाकिस्तान का लगातार सपोर्ट कर रहे हैं, उनकी तारीफ कर रहे हैं, और दूसरी चीजें जो कि हमें बिल्कुल पसंद नहीं है और नहीं करना चाहिए था, जो हमारा दोस्त है बोल के हम मान के चल रहे हैं। दूसरा मुख्य कारण जो है, लगातार अमेरिका के एडमिनिस्ट्रेशन वाले कहते आ रहे हैं कि आप रूस के साथ हथियार मत खरीदिए, तेल मत खरीदिए, आप उनसे दोस्ती मत रखिए, हमसे तेल खरीदिए, हमसे गैस खरीदिए, हम आपकी मदद करेंगे बोल के, जो कि गलत है। तीसरा जो है,
चीन के साथ डोनाल्ड ट्रंप और उनके ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव लगातार कहते आ रहे हैं कि आप चीन के साथ 120 बिलियन डॉलर से खरीदते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है, उसको खत्म करिए। और उसके साथ जुड़ा हुआ है कि हम ग्लोबल साउथ के मेंबर्स के ऊपर भी दबाव डालें कि वो चीन के साथ या रूस के साथ ट्रेड मत करिए, हथियार मत खरीदिए, और हमको इस्तेमाल करना चाहते हैं। और उससे सबसे बड़ी बात, अहम चौथी बात यह है कि ये ट्रेड के मामले को लेके जो है लगातार भारत पे प्रेशर बढ़ा रहे हैं और टैरिफ हटाने की बात कर रहे हैं, जिससे हमारी आर्थिक स्थिति पे काफी गंभीर असर होगा। जो हमारा मोटो है सेल्फ रिलायंस का, आत्मनिर्भर का, तो उसको बहुत खतरा होगा और अमेरिका जो है तूफानी तौर पे अपने एक्सपोर्ट्स भारत में फ्लड करेगा, डंपिंग भी करेगा। तो इससे जो है हमारे जो इंडस्ट्रीज हम इतनी मेहनत से बचाए हैं और जो हम सेल्फ रिलायंस हैं, उसको खतरा होगा और अमेरिका उन पे निर्भर बनाने की कोशिश कर रहा है। जी, यस मैं सर। पांचवा पॉइंट विस्तार से बता रहा था कि अमेरिका जो है भारत को घेरने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा है। ये रेजिम चेंज एजेंडा के तहत जो भी उन्होंने किया है, मालदीव्स में, श्रीलंका में, बांग्लादेश में, नेपाल में वगैरह, तो और अंदरूनी जो डोमेस्टिक इंडिया की डेवलपमेंट्स हैं उसको भी इस्तेमाल करके, चाहे वो अदानी प्रॉब्लम हो, खालिस्तानी प्रॉब्लम हो, और रॉ का एजेंट गुप्ता हो, और कांग्रेशनल रिपोर्ट जो सैंक्शंस और बीजेपी को दोषी ठहराया था पार्लियामेंट इलेक्शन में, इन सब को लेके, उसके अलावा जो हमारे कंपनीज हैं सॉफ्टवेयर के और शिपिंग के, उन पे भी पाबंदी लगाए हैं, सैंक्शंस लगाए हैं। तो ये इतने बड़े पैमाने पे टैरिफ से लेके, सैंक्शन से लेके, रेजिम चेंज एजेंडा से लेके, और रूस को अलग थलग करने से हमारी दोस्ती, और चीन के पर भी दबाव डालने के हमारे ट्रेड के ऊपर लेके, ये कुल मिला के हमें लगता है कि अमेरिका जो है, जो दोस्त बन के आगे बताता है, तो असल में जो है हमको अंडरमाइन कर रहा है, हमारी इकोनॉमी को अफेक्ट हो रहा है उसकी पॉलिसीज, और पॉलिटिकल लीडरशिप भी काफी परेशान है कि ये जो चैलेंजेस हैं ये दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं बिल्कुल। डोनाल्ड ट्रंप के रेजिम में। तो इसके लिहाज हमें रिव्यू करना पड़ेगा कि अमेरिका हमारा असल में दोस्त है, स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, या पाकिस्तान से मिलके हमारे खिलाफ साजिश कर रहा है और हमारे दोस्तों को, हमारे इन्फ्लुएंस को इस अंडरमाइन चीज कर को रहा है। लेकर मैं अब सिद्धार्थ के पास आती हूँ कि ये जो जनरल कुरेला ने जो ये बात कही, इसको लेकर जयराम रमेश ने आज ट्वीट भी किया है कि दिस इज द मैन हु स्पोक इन सच इंसेंडियरी एंड प्रोवोकेटिव लैंग्वेज जस्ट बिफोर द पहलगाम टेरर अटैक्स। व्हाट इज द यूएस रियली अप टू? दिस इज अनदर ह्यूज डिप्लोमैटिक सेटबैक फॉर इंडिया। क्या ये कूटनीतिक झटका एक बार फिर से मोदी जी को दिया है अमेरिका ने? और मोदी जी चुप है, भारत के विदेश मंत्री चुप है, कोई कुछ नहीं बोलेगा, हम सिर झुकाकर खड़े रहेंगे। देखिए, अमेरिका का दोगलापन जिस तरह से पाशा साहब ने कहा, उसी बिल्कुल स्पष्ट है कि एक तरफ तो वो हमारे प्रधान जी को अमेरिका में बुलवा के अपना चुनाव जीत जाता है, अब की बार ट्रंप सरकार करवा के अपने खुद चुनाव भी जीतते हैं, और भारत जिस समय भारत की सेना अखंड भारत और पीओके के को अपने कब्जे में लेने वाली होती है तो जबरदस्ती सीज फायर भी कर देते हैं। तो अमेरिका का दोगलापन तो बिल्कुल स्वाभाविक है और बिल्कुल स्पष्ट है, जिस तरह से पाशा साहब ने पॉइंट बाय पॉइंट बताया। मैं इससे ऊपर जाके एक बात बताता हूं कि पूरी दुनिया में क्या यह सच नहीं है कि 22 अप्रैल को जिस दिन पहलगाम में आतंकवादी घटना हुई थी, दुनिया के सारे देशों ने भारत को सहानुभूति दी थी, लेकिन आज 1.5 महीने बाद वो सहानुभूति कहीं पर भी समर्थन में परिवर्तित नहीं हो रही है, कहीं पर भी सहयोग में परिवर्तित होते हुए नहीं दिख रही है। हमारे प्रतिनिधि मंडल पूरी दुनिया में जा रहे हैं कि पाकिस्तान इस तरह से हमारे ऊपर कर रहा है, लेकिन उनको कोई घास नहीं डाल रहा है। इसका कारण क्या है? इसका कारण मूलभूत रूप से यहाँ पर सिर्फ अमेरिका की बात नहीं है, पूरी दुनिया में हमारे प्रतिनिधि मंडल जा रहे हैं और उनको कहीं अगर इस अपनी बात को रखने का और अपनी बात को कन्विंस करवाने की ताकत नहीं आ रही है, तो इसके पीछे एक फंडामेंटल और मूलभूत कारण है, क्योंकि एक सामान्य सा सिद्धांत होता है कि परिभाषा अगर गलत होती है तो निष्कर्ष हमेशा गलत ही निकलते हैं। 1994 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने जब आतंकवाद की परिभाषा बनाई, उसमें भारत भी शामिल था। वो परिभाषा ये है
कि राजनीतिक उद्देश्य के लिए हथियार द्वारा जनता को हड़काना आतंकवाद है। तो इस परिभाषा में आप अगर ध्यान से देखिए तो न तो किसी मुल्क का नाम है, न तो किसी मजहब का नाम है, और न ही किसी नस्ल का नाम है। और दूसरी तरफ आप मोदी सरकार को देखिए, इसने आतंकवाद की वर्तमान परिभाषा जो बनाई है उसमें हिंदू मुसलमान भी है और भारत पाकिस्तान भी भरा हुआ है। तो अमेरिका पर भी, अमेरिकी ध्यान में रखिएगा, अमेरिका पर भी 9/11 को आतंकवादी हमला हुआ था, उसमें दर्जनों सऊदी नागरिक थे, पर अमेरिका ने सऊदी अरब को तो आतंकवादी देश नहीं घोषित किया। 1 महीने बाद तालिबान पे जाके बमबारी की, क्योंकि नेटवर्क का मास्टरमाइंड ओसामा बिन लादेन वहां पर था। तो आतंकवाद को अगर आपको कंट्रोल करना है, और दुनिया भर में आतंकवाद ऐसा नहीं है कि केवल भारत के साथ होता है, अमेरिका के साथ भी होता है, जर्मनी के साथ भी होता है, इंडोनेशिया के साथ भी होता है, हर तरह के देशों के साथ होता है। तो आतंकवाद से क्योंकि हर देश परेशान है, इसीलिए आपको अगर आतंकवाद की अपनी बात किसी को समझानी है तो ऐसी भाषा, ऐसी परिभाषा का उपयोग कीजिए जो परिभाषा सामने वाला भी समझता हो, जो परिभाषा सामने वाला भी मानता हो। आप एक नया पहाड़ा लेके जाइएगा, आप एक नया बाराखड़ी लेके जाइएगा तो वो क्यों समझेगा, उसकी भाषा से भिन्न है। ध्यान में रखिएगा, अमेरिका किसी भी दूसरे देश को 3 श्रेणी में रखता है। एक श्रेणी में रखता है कि वो उदार देश है, अगर वो उदार देश है तो उसके साथ दोस्ती का संबंध रखता है। उदाहरण के लिए अल्बेनिया जैसे देश को उसने नेटो का अंग बना लिया है। दूसरा एक श्रेणी है, अमेरिका कुछ देशों को कट्टर मानता है, उन कट्टर देशों के साथ अमेरिका व्यापार का संबंध रखता है, जैसे सऊदी अरब के साथ। उनसे दोस्ती का संबंध नहीं रखेगा लेकिन व्यापार का संबंध रखेगा। और तीसरी श्रेणी में अमेरिका रखता है कि कुछ देश ऐसे हैं जो कि बर्बर देश हैं, उनको दंड देना चाहिए, चाहे वो आईएसआईएस हो या तालिबान हो। तो मैंने ये 3 देश का नाम लिया, अल्बेनिया का, सऊदी अरब का और तालिबान का। तीनों ही इस्लामिक देश हैं, लेकिन अमेरिका तीनों को 3 अलग अलग कैटेगरी में रखता है। इस तरफ भारत सरकार की भाजपा का इकोसिस्टम मुझे अपने पड़ोसी अब्दुल को भी तो गरियाने की बात करता है। तो ये जो जनरलाइजेशन है आतंकवाद की, जो मान्य दुनिया भर में परिभाषा है, आप उस परिभाषा को, भारत भी उसमें शामिल था 1994 में, 2025 में आके मोदी सरकार उस आतंकवाद की परिभाषा को बदल रही है। और वो बदली हुई परिभाषा अगर लोगों को समझाना चाह रही है, तो दूसरे देश अगर नहीं समझ रहे हैं तो ये सबसे बड़ा आश्चर्य ये है कि पहलगाम हुआ था तो दुनिया का हर देश भारत के प्रति सहानुभूति दिखा रहा था। आज 1.5 महीने के बाद वो सहानुभूति कहीं पर भी समर्थन में या सहयोग में परिवर्तित होते हुए नहीं दिख रही है, क्योंकि आपने परिभाषा बदली हुई है। गलत परिभाषा को लेकर आप चलेंगे तो उससे निष्कर्ष गलत ही निकलेंगे। मेरे ख्याल से यही कारण है कि भारत के प्रधान जी भी कहीं जाते हैं तो उनकी बात आजकल नहीं सुनी जा रही है। ट्रंप आके जबरदस्ती सीज फायर करवा देते हैं। भारत की सरकार अगर सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल भी भेजती है तो उसकी बात कोई नहीं सुनता है। पाकिस्तान को तो यूएन में भी अब कोई ना कोई दर्जा मिल गया है, मेरे ख्याल से वाइस चेयरमैन का, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। हाँ, और अमेरिका के जो अभी आपने जिस जनरल की बात की, वो परिभाषा, वो उनकी परिभाषा आतंकवाद की कुछ अलग है, और भारत मोदी सरकार की परिभाषा कुछ अलग है। तो उनको अपनी परिभाषा अगर आपको समझाना है तो आपको उतनी तैयारी करके। सिद्धार्थ, ये भी है कि पाकिस्तान के लिए तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद सब कुछ बल्ले बल्ले है। उनको जो फंड मिलना था आईएमएफ से, उनको वो भी मिल गया, उनको एक यूएन में दर्जा भी मिल गया। पाकिस्तान, अमेरिका ने उनको फिनोमिनल पार्टनर भी बता दिया है। तो मोदी जी के हाथ में क्या मिला है? मोदी जी तो कटोरा ही लेके बैठे हुए हैं भी, ऐसा लग रहा है अमेरिका के सामने। नहीं, विश्वगुरु का तमगा मिला है ना, तो रोज विश्वगुरु अगर डंका बजते रहेगा तो उतना बस है। अरे हमारे यहाँ एक कहावत है कि किसी ने भी अगर आपको जी बोल दिया तो आप खुश हो जाइए, बहुत इज्जत दे रहा है करके। उसके एक दिन मुझे समझ में आया थी, इस देश में तो बिस्किट को भी पार्ले जी बोला जाता है, तो किसी ने जी लगा दिया तो उससे तो इज्जत मेरी हुई नहीं। तो ये भारत, हाँ नहीं, लेकिन ये जो ट्रम्प की हालत है और ट्रम्प जिस तरीके का स्टैंड ले रहे हैं, ये ट्रम्प क्या बदहवास हो चुके हैं? डॉक्टर पाशा, मैं आपसे ये सवाल करना चाह रही हूँ, क्योंकि ट्रम्प की नीतियों को कोई भी पसंद नहीं कर रहा है। अब जिस तरीके से ये 50-51 प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज हो रहे हैं 14 तारीख को, और ऑलरेडी इसके पहले हमने इलॉन मस्क और इनके बीच में जो तू मैं है वो देखी सबने ट्विटर पर। बहुत ही बेइज्जती हुई डोनाल्ड ट्रम्प की। और ये भी कहा गया कि भाई जेडी वैंस इज बेटर, ही शुड बी फेस्ड आउट, जेडी वैंस शुड बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस बदहवासी की हालत में इस तरीके से अमेरिका भारत के प्रति भी रिएक्ट कर रहा है? क्योंकि असलियत ये है कि डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति पद से हटने वाले हैं। ये जो 50-51 प्रोटेस्ट है सर, ये इसका पहला एग्जाम्पल ऐसा लगता है। आप क्या कहते हैं डॉक्टर पाशा?
जी, आपका सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। उससे पहले एक दो चीजें पाकिस्तान के बारे में बताना जरूरी है। वो ये है कि हम सोच के चल रहे थे कि पाकिस्तान को जो है हमारी पॉलिसी अलग थलग करने की और जो भी उनको फाइनेंशियल एड मिलना था उस पर दबाव डाल के हम कामयाब रहे बोल के वो हमारी पॉलिसी सफल नहीं रही। हम कोशिश करें सऊदी अरेबिया, इमारात और IMF और वर्ल्ड बैंक में कि पाकिस्तान को ये फंड ना मिले, लेकिन अमेरिका जो है उसको नजरअंदाज करके पाकिस्तान को जो भी देना था वो चाहते थे वो मिल गया है वो। तो ये ऑपरेशन सिंदूर का जो है सबसे ज्यादा फायदा जो है पाकिस्तान को हुआ है। मतलब जो चीजें उनको अटकी हुई थी IMF और वर्ल्ड बैंक कई सालों से, तो अब अमेरिका जो है इसका फायदा उठा के अमेरिका को उनको रिवार्ड दे दिया है। और उसके अलावा भी यूनाइटेड नेशंस में जो पाकिस्तानी और पाकिस्तान के खिलाफ फाइनेंशियल सैंक्शंस और टेररिस्ट को पकड़ने का हुक्म दिया था, तो अब वो एंटी टेररिज्म का वाइस प्रेसिडेंट भी बन गया है, वाइस चेयरमैन भी बन गया है। ये देखिए आयरनी, अमेरिका जो चाहता है वो कर रहा है हमारे दुश्मन के लिए। हम इतने सालों से प्रयास कर रहे हैं, 35 सालों से पाकिस्तान को आइसोलेट करने की और क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को लेके। तो अब हमारा दोस्त ही जो है, जिगरी दोस्त जो प्रधानमंत्री डोनाल्ड ट्रंप को कहते हैं, वो खुद पाकिस्तान को हर मुमकिन मदद देने की कोशिश कर रहा है। तो अब हमारे सामने ये चुनौती है कि जो पुरानी दोस्ती थी पाकिस्तान और अमेरिका के बीच में, वो उसको जो है चीन और पाकिस्तान की दोस्ती के अलावा है। तो हमारा जो है हमारी नीति जो है दोनों देशों के पॉलिसी में सपट गई है। और जो खतरा है पाकिस्तान को, जो जी चीन हथियार दे रहा है, फाइटर जेट्स दे रहा है, मिसाइल्स दे रहा है, तो ये मिलिट्री थ्रेट बहुत बढ़ गया है, जिसके तहत हमारे लोग कहते हैं कि फाइटर जेट्स भी मारे गए, चाहे रशियन हो या फ्रेंच रफाल हो वगैरह। तो अब जो है धीरे धीरे पाकिस्तान को रिहैबिलिटेट करके, और टेररिज्म बढ़ रहा है और सिर्फ पाकिस्तान की आर्मी जो है केपेबल है बोल के उनको हथियार भी सप्लाई करेंगे, जो कि हमें पता है कि वो हमारे खिलाफ ही यूज करे हैं और करते रहेंगे भी। तो ये ट्विन पॉलिसी सेटबैक है और हमें गंभीरता से सोचना होगा कि जयशंकर हमें कहाँ ले जा रहा है, भारत को किस दिशा में ले जा रहे हैं, और हमारे दुश्मन इतने बोल्ड और असर्टिव और कॉन्फिडेंट कैसे हो गए। तो इसका उदाहरण जो है अमेरिकन डोमेस्टिक पॉलिसी से भी उभर के आ रहा है। पिछले 2 महीने से जो है अमेरिका के बड़े बड़े शहरों में ट्रंप के खिलाफ डेमोन्स्ट्रेशंस हुए, इन्फ्लेशन को लेके, उनकी टैरिफ पॉलिसी को लेके और कई सारे मुद्दों को लेके, इमिग्रेशन को भी लेके टैरिफ ये डेमोन्स्ट्रेशंस हुए और नाराजगी बढ़ती जा रही है। अब देखिए लॉस एंजलिस में वहाँ कर्फ्यू लगा हुआ है, वहाँ वार लाइक सिचुएशन है। पहली बार वहाँ रिसेंट हिस्ट्री में मरीन्स भेजे गए हैं, जो कि उनका काम डोमेस्टिक वायलेंस को कंटेन करने का नहीं है, वो बाहर मुल्कों में जंग करने के लिए है या अमेरिका की दिफा करने के लिए, डिफेंड करने के लिए। तो वहाँ नेशनल गार्ड ही नहीं भेजे हैं, मेरीन्स भेजे हैं, वहाँ आर्मर्ड पर्सनल कैरियर है और जंग का मामला है वहाँ। पूरे लॉस एंजलिस शहर इतना बड़ा है वहाँ, तो वहाँ प्रोटेस्ट हर दिन चल रहे हैं कर्फ्यू के बावजूद भी, इतनी नाराजगी है। और ये जो है नाराजगी टेक्सास में और न्यूयॉर्क में भी फैल रही है, मिनेसोटा में भी फैल रही है, जहाँ इतने सारे मिलिट्री इंडस्ट्रीज हैं, और तो न्यूयॉर्क ये में जो है। वाइडस्प्रेड प्रोटेस्ट जो डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ हो रहा है, तो क्या अब ये कॉर्पोरेट लॉबी अब लग गई है डोनाल्ड ट्रंप को हटाने में? क्या कॉर्पोरेट लॉबी को भी लग रहा है कि भाई ट्रंप को हटा दो और JD वैंस को लेकर आओ? तो क्या कोई जी, मिड टर्म पोल जैसा कुछ वहां पर कोई सीन बन सकता है क्या अमेरिका में? मिड टर्म पोल तो नहीं होता, लेकिन दो संभावनाएं हो सकते हैं। एक तो जो सेनेट और हाउस को जो इलेक्शंस होते हैं उसमें रिपब्लिकन पार्टी को काफी
धक्का हो सकता है। और ये जो डेमोन्स्ट्रेशंस हो रहे हैं और ट्रेड पॉलिसी, टैरिफ पॉलिसी और ट्रम्प की आइसोलेशनिस्ट पॉलिसी तो जो है काफी नाराज हैं कॉर्पोरेट सेक्टर, इलॉन मस्क से लेके पूरे कॉर्पोरेट सेक्टर वाले। एक्चुअली कॉर्पोरेट सेक्टर वाले ने ही ट्रम्प पे दबाव डाल के जेडी वांस को वाइस प्रेसिडेंट बनाने पे मजबूर किया था। तो अब जबकि मालूम हो रहा है कि ट्रम्प जो है बेवकूफ हो गया है और उसको कुछ पता नहीं है, वो सिर्फ ट्रम्प ट्रेड वार टैरिफ की गुण गा रहा है जिससे हमारी अर्थव्यवस्था खराब हो सकती है, रिसेशन में जा सकते हैं और उनके प्रॉफिट कम हो सकते हैं और जो है अमेरिका अलग थलग हो रहा है अपने दोस्तों से और दूर के देशों से। मतलब डोमेस्टिकली भी अब इतना गंभीर स्थिति पैदा हो गई है कि ये सिविल वॉर की तरफ अमेरिका जा रहा है। अब शनिवार को जो जून 14 है वो ट्रम्प का बर्थडे भी है और फ्लैग डे भी है। और ट्रम्प ने ये फैसला किया है कि पहली बार मिलिट्री परेड होगा, जैसा मॉस्को में होता है या हमारे रिपब्लिक डे गणतंत्र दिवस पे 26 जनवरी को होता है, जब हमारे मिलिट्री ताकत बताते हैं, मिसाइल्स और टैंक्स और वगैरह वगैरह। तो ये पहली बार परेड है अमेरिका में वाशिंगटन में होने वाला है ये मिलिट्री परेड। नहीं और डॉक्टर ये लोग जमा बोल रहे हैं कि ये ट्रम्प जो है डिक्टेटर है, ये किंग शासन बनाना चाहता है। और मैं वही सवाल कर रही थी डॉक्टर पाशा, ये जो आप कह रहे हैं कि ये मिलिट्री परेड ऑर्गेनाइज कर रहा है डोनाल्ड ट्रम्प, तो ये नो किंग्स रैलीज इसीलिए है कि इस जो राजा वाली जो तानाशाही है उसको प्रोटेस्ट करने के लिए ये प्रोटेस्ट इसीलिए ऑर्गेनाइज हो रहे हैं, नो किंग्स रैलीज। जी, इसी प्रिसाइजली इसी वजह से है कि वो ट्रम्प ने धमकी दी है कि जहां भी इमिग्रेशन को अपोज किया जाएगा और होम नेशनल गार्ड को पकड़ने लोकल गवर्नमेंट जो डेमोक्रेटिक पार्टी के गवर्नर्स हैं वो कोऑपरेट नहीं करेंगे, जैसा कैलिफोर्निया में हो रहा है, जो कोर्ट को गए हैं और सॉवरेनिटी की बात कर रहे हैं। तो ट्रम्प ने हुक्म दिया है कि हम मिलिट्री भेजेंगे। मतलब जो मिलिट्री इराक में और तालिबान के खिलाफ और लिबिया में, सीरिया में, यहाँ वहाँ पूरी दुनिया में, वियतनाम में जो लड़ी थी, कोरिया में, तो अब जो है अमेरिका की जनता के खिलाफ इस्तेमाल की जाएगी ट्रम्प के अंडर। तो ये इतना गंभीर मामला हो गया है, अमेरिकन परेशान है कि ये क्या प्रेसिडेंट ट्रम्प जो है इसके दिमाग में मिलिट्री डिक्टेटर की तरह जो अफ्रीका में या पाकिस्तान में या बांग्लादेश में होते थे, यहाँ भी मिलिट्री शासन होगा। और ये इदी अमीन की तरह युगांडा में मिलिट्री कूल आएगा और जो है स्टेट गवर्नमेंट के गवर्नर को डिसमिस करेगा और जो मिलिट्री शासन है या मार्शल लॉ की तरह इम्पोज करके अपना शासन बढ़ाएगा बोलते। तो अमेरिकन बहुत परेशान है पहले ही इकोनॉमिक सिचुएशन, इन्फ्लेशन से, और उनकी सैलरी नहीं बढ़ रही है और सभी तरीके से जो जो छोटे मोटे बिजनेसेस भी चलाते हैं तो वो चला नहीं पा रहे हैं। एग्रीकल्चर में स्टैग्नेशन है और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में काफी भय है, डर है। हर ट्रांसपोर्ट सेक्टर में, सर्विस सेक्टर में, घर साफ करने के लिए जो मैक्सिकन्स और दूसरे इमिग्रेंट्स आते थे, कई घरों में जो है लोग नहीं आ रहे हैं, घर की सफाई नहीं हो रही है। तो इतने बड़े पैमाने पे लोग नाराज हैं ये ट्रम्प की पॉलिसी और इमिग्रेशन को लेके। तो ये नाराजगी जो है 50 स्टेट्स में और कई शहरों में डेमोन्स्ट्रेशंस ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। ये दूसरी बार हो रहा है इतने बड़े पैमाने पे कि इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि लोग ही नहीं नाराज हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर भी नाराज है, पूरी दुनिया के देश ट्रम्प से नाराज हैं। सबसे बढ़ के ये जूइश लॉबी, जो यहूदी लॉबी है, वो भी अब अपनी नाराजगी ट्रम्प के खिलाफ बता रही है, क्योंकि वो इजराइल में ईरान पे हमला करना चाहता था और ये डोनाल्ड ट्रम्प बार बार उनको रोक रहा है कि अभी नेगोशिएशन चल रहे हैं, इसके नताइज उभर के निकलेंगे, आप ईरान पे हमला मत करिए। तो अब वो धीरे धीरे जो है निशाना जो है ट्रम्प पे जा रहा है, या तो उसको मार दिया जाएगा या तो रिप्लेस कर दिया जाएगा, या जेडी ट्रम्प हमारे
बेस्ट बेट है बोल को उनको तक सत्ता पे लाने की हर मुमकिन यानी कोशिश कि जेडी की वैंस, जा रही है। आप ये कह रहे हैं कि हो सकता है कि ट्रंप को मार दिया जाए या फिर डोनाल्ड ट्रंप को हटा दिया जाए और उनकी जगह जेडी वैंस आ सकते हैं। ओके, अब मैं सिद्धार्थ के पास आऊंगी अंतिम कमेंट के लिए कि सिद्धार्थ, दोनों स्टोरीज के बीच में लिंक, एक जनरल कुरेला का बयान कि भाई हमारे लिए इंडिया और पाकिस्तान दोनों जरूरी है, क्या ये नहीं दिखाता कि ट्रंप की बदहवासी है समय और ट्रंप को यही डर है कि भाई उनके हाथ से सत्ता चली जाएगी और इस वजह से वो सारे देशों को अपना दुश्मन बनाते चल रहे हैं, भारत उनमें फॉरफ्रंट पर ही है। मोदी जी से तो वो पता नहीं किस जंग का इस समय बदला निकाल रहे हैं। जी जी, बिल्कुल स्पष्ट है कि ट्रंप साहब, हमको पता है, बहुत बड़े शोमैन हैं, उनको कहीं पर भी नाम चाहिए और बदनामी नहीं चाहिए और अपने आप को ही मैन दिखाने के लिए वो किसी भी स्तर तक जाने के लिए तैयार हैं और जैसे ही उनके ऊपर दबाव आता है तो चीन के साथ बातचीत करने के लिए भी वो तैयार हो जाते हैं। मतलब उनकी कोई अपनी एक, जिसे कहते हैं ना, सेल्फ रिस्पेक्ट उनको कम है, वो बहुत व्यवहारिक आदमी है, ट्रांजैक्शनल आदमी है। लेकिन अभी जो अमेरिका की स्थिति आज बन गई है, जिसको 50-50 और 1 कहा जा रहा है कि उनके खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहे हैं, वो इसीलिए हो रहे हैं क्योंकि भारत में एक आचार्य विनोबा भावे हुए थे। उन्होंने बहुत अच्छा कहा था कि लोकतंत्र से ना एक राक्षस पैदा होता है, उस राक्षस का नाम होता है संख्यासुर। संख्यासुर का मतलब 51 इज इक्वल टू 100 एंड 49 इज इक्वल टू 0। हमको पता है लोकतंत्र में 51 को 100 मान लिया जाता है, 49 को 0 मान लिया जाता है, जबकि बीच में, दोनों के बीच में अंतर बहुत कम होता है, 2 ही का अंतर होता है। तो अमेरिका में जो एक 6-8 महीना पहले चुनाव हुआ था, ट्रंप साहब भले जीत के आए थे, लेकिन अमेरिका के जो 15 करोड़ लोगों ने वोट किया था, उसमें से केवल और केवल 20 लाख वोट इनको ज्यादा मिले थे। जो हारने वाली कमला हैरिस थी, उनको भी 7 करोड़ 50 लाख वोट मिले थे। ट्रंप साहब को केवल 20 लाख वोट ही ज्यादा मिले थे। हाँ, ये अलग बात है कि वहां कुछ कुछ राज्यों का वेटेज अलग होता है, तो चुनाव में जो पहले आगे आता है वो जीत जाता है। तो ध्यान में रखिएगा कि अमेरिका आज से 500 साल पहले तक, अमेरिका में कोई यूरोपियन और गोरे नहीं होते थे, वहां के इंडिजिनस, वहां के स्थानीय लोग होते थे। अमेरिका में आज जितने भी लोग हैं वो बाहर से ही तो आए हुए हैं। परसों जर्मन चांसलर ने भी ट्रंप साहब को दिखा दिया कि आपके बाबा जर्मनी के थे। तो अमेरिका में क्योंकि बाहर के लोग आए हुए हैं और जिस तरह से ट्रंप साहब ये जो इमिग्रेशन की पॉलिसी को लेके लोगों को प्रताड़ित कर रहे हैं, आज ऐसी स्थिति है, मैं अभी ग्रॉक को पूछ रहा था, खुद अमेरिका के अंदर उनकी अप्रूवल रेटिंग आज 55% नेगेटिव है। मतलब 6 महीना पहले जो चुनाव जीत के आया है, आज अगर चुनाव हो तो 55% जनता उनके खिलाफ है। इसका मतलब उनके खुद के लोग भी उनके खिलाफ हो गए हैं। तो उनकी जो नीतियां हैं, उनकी नीतियों का विरोध होना स्वाभाविक है। अभी हाल फिलहाल में हमने देखा उनके जो ब्रोमांस, जिनके साथ उनका उठना बैठना होता था, जिनके बच्चे उनके गोद में खेलते रहते थे, इलॉन मस्क, उनसे भी झगड़ा हो गया। तो दिक्कत यह है कि ट्रंप साहब का जो पूरा का पूरा एक विचारधारा है, वो विचारधारा नहीं, व्यवहार धारा है, वो व्यवहार धारा कहीं पर भी किसी विचार से विचार कंट्रोल उसको नहीं करता है, व्यवहारिकता कंट्रोल करती है कि आज क्या करने से हमको फायदा होगा। आज अगर किसी के सामने हाथ जोड़ने से फायदा होगा तो हम हाथ जोड़ लेंगे, कल किसी के सामने अगर किसी को हड़काने से फायदा होगा तो आप हड़का देंगे। तो जिसको हड़का सकते हैं उनको हड़का रहे हैं, और चीन जैसे देश को, जिनको ये हड़का नहीं पा रहे हैं, हमको पता है कि क्या कहते हैं, कंप्यूटर चिप से लेके ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल तक के लिए रेयर अर्थ मिनरल्स चाहिए। दुनिया में सबसे ज्यादा रेयर अर्थ चाइना के पास है, चाइना ने टाइट कर दिया। तो बेचारे लंदन में जाके ट्रंप की पूरी टीम, उनकी जो कॉमर्स सेक्रेटरी है, वो चाइना के सामने हाथ जोड़ के खड़े हैं कि किसी तरह हमारे साथ ट्रेड डील कर लो, क्योंकि आप ही के यहाँ से तो हमको सामान आना है। तो ट्रंप साहब के साथ ये बिल्कुल स्पष्ट है कि वो अपने से कमजोर को हमेशा दबाएंगे, उनके सामने जो ज्यादा मजबूत होगा उसके सामने ये दबेंगे, और इन सब बीच में कहीं पर भी अगर क्रेडिट लेने का मौका आएगा तो अपना नाम चमकाने का कोशिश करेंगे, अपने आप को हीमैन के रूप में दिखाएंगे। ये चीज भारत को इस चीज से सीखना है कि आपको ट्रंप के साथ बहुत व्यवहार नहीं करना है, आपको अमेरिका के साथ करना है, क्योंकि ट्रंप आज सत्ता में है, हो सकता है कल किसी कारण से वो सत्ता में न रहे, सत्ता में व्यक्ति बदल जाएगा, लेकिन अमेरिका की जो पॉलिसी है, वो अमेरिका की पॉलिसी को आप समझिए और ध्यान में रखिए कि अमेरिका की पॉलिसी के अनुसार यूरोप और ज्यादातर दुनिया के लोकतांत्रिक जो देश हैं, वो ज्यादातर उनकी पॉलिसियां अमेरिकी पॉलिसी के नजदीक ही चलती हैं। अमेरिका जिस रास्ते पर चलता है, मोटा मोटी बाकी यूरोपीय देश और जो लोकतांत्रिक देश हैं उसी रास्ते पर चलते हैं। तो भारत को बहुत गंभीरता से समझना पड़ेगा, यह विषय ट्रंप का नहीं है। ट्रंप आज हैं, हो सकता है कल न रहें, लेकिन अमेरिका के साथ आपके संबंध अगर रहने हैं
तो आप दुनिया को अमेरिका जिस नजरिए से देख रहा है, आपको भी अमेरिका को उसी नजरिए से उनको अपनी बात रखनी है। मैं अपने बच्चे को, अगर मेरा बच्चा बहुत छोटा है, मैं उसको इंजीनियरिंग भी पढ़ाना चाह रहा हूं, लेकिन अगर वो बच्चा 12 साल का है तो मैं उसको इंजीनियरिंग की किताब नहीं लाके दे सकता। मैं उसको 12 साल का है तो 6th स्टैंडर्ड की फिजिक्स की किताब लाके दूंगा। तो भारत को यह समझना चाहिए कि उसको, पाकिस्तान तो आतंकवाद से ग्रसित भारत है ही, लेकिन उस बात को दुनिया के सामने पेश करने का जो तरीका है, क्योंकि दुनिया आतंकवाद की किसी दूसरी परिभाषा को समझे हुए है, आपको उनको परिभाषा अगर बदलनी है तो उनकी भाषा में बोलना भारत को सीखना पड़ेगा। मेरे ख्याल से अभी तक भारत केवल अपनी भाषा में समझा रहा है। दुनिया जिस भाषा में समझना चाह रही है, उस भाषा में बोलना भारत की सरकार को आना चाहिए। मेरे ख्याल से उनको सीखना चाहिए, निकट भविष्य में सीखना ही पड़ेगा, कोई उनके पास दूसरा चारा नहीं रहेगा। नहीं तो क्या होगा कि दुनिया में हम लोग अलग थलग पड़ते हुए दिखेंगे। चलिए, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोफेसर पाशा, सिद्धार्थ, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग।